अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, तमाम कयास आराइयाँ दम तोड़ गईं, पत्थर पर लकीर पूरी हुई और बिलाखिर 8 फरवरी को पाकिस्तान में 12वीं आम इंतखाबात का इनेकाद हो गया। आवाम बड़ी तादाद में निकले, बड़ा अच्छा वोटर टर्नआउट देखने में आया। ऑल्दो इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला काफ़ी सुस्त रफ्तारी का शिकार रहा है। 2 दिन गुजर चुके हैं मगर अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकम्मल नताइज का ऐलान नहीं किया गया है। मगर जो नताइज मौसूल हो चुके हैं उसके हिसाब से कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार 265 में से 100 सीटें लेकर, माजरत करती हूँ, 100 सीटें लेकर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और मुस्लिम लीग नून बतौर पार्टी सबसे ज्यादा 73 सीटें लेने में कामयाब हुई है। पीपल्स पार्टी अगर बात करें तो 54 सीटें ले पाई है, 3rd पोजीशन पर है कौमी असम्बली में, जबकि पंजाब में नून लीग और आज़ाद उम्मीदवारों में बड़ा ही टक्कर का हेड टू हेड मुकाबला एक नजर आया है। केपी में आज़ाद उम्मीदवार मैदान मार चुके हैं और सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाती हुई नजर आ रही है, बड़ी तगड़ी पोजीशन में है, जबकि बलोचिस्तान की सूरत हाल भी वाज़ेह नहीं हुई है। पीपल्स पार्टी ही उसमें कुछ सीटों से बढ़तरी हासिल करती हुई नजर आ रही है। अब क्योंकि कोई भी पार्टी वाज़ेह बढ़तरी हासिल करके अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, लिहाजा जोड़ तोड़ का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ गुज़िश्ता रात तमाम पार्टियों को ये दावत दे चुके हैं कि हमारे साथ मिलकर बैठें। नून लीग अब तक पीपल्स पार्टी MQ और मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते कर चुकी है। तो फिर क्या ये PDM 2.0 तर्ज की हुकूमत बनने जा रही है, ये आम सवाल है। फिर दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों से मुलाकात कर रही है, जबकि बैरिस्टर गौहर ये कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का कोई इरादा नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि आज़ाद उम्मीदवारों का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या आज़ाद उम्मीदवार किसी तरह से हुकूमत बनाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर ये आज़ाद पंछी उड़कर बिखर कर दूसरी जमातों में शामिल हो जाएंगे? इन तमाम पहलुओं पर करेंगे बात आज के इस प्रोग्राम में। मुझे लाहौर स्टूडियोज़ में आज ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार नजमुल साकिब साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राव खालिद साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ से हमारे साथ मौजूद है। हमारे नुमाइंदा खुसूसी साकिब बशीर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, जनाब, आपकी दानिस्त में अब तक जितने भी रिजल्ट्स आ चुके हैं और जिस तरह के रवैये भी नज़र आ रहे हैं, जिस तरह के जोड़ तोड़ के सिलसिले शुरू हो चुके हैं, कौन सी पार्टियों को आप हुकूमत बनाते हुए देख रहे हैं? देखिए, इससे पहले कि आपका ये मुश्किल सा सवाल जो है इसको आसान करके जवाब दिया जाए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके लाखों नाजरीन को कि मुस्लिम लीग नून ने कितनी सीटें ली, PTI बैक्ड सपोर्टर्स जो सपोर्टेड थी वो कितने थे, फलाना, ये तो सारा हो गया। आपने कहा कि कोई वाज़ेह बर्तरी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाज़ेह भी हासिल किसको है, किसको, मुबारकबाद का सही मुस्तहिक कौन है? तो उसमें मैं ये बताऊँगा कि मेरा पाकिस्तान 8 तारीख को जीत गया। बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। मेरा पाकिस्तान 8 तारीख को जीत गया और उसमें बहुत सारे खदशात जो थे कि जी वो सिक्योरिटी के हैं, बड़ी सर्दी है, ये फलाना है, टमकाना है, जो बाहर से दहशत गर्दी की हमें इतलात मिलती थी। और फिर उससे पहले एक लंबी, अगर आप देखिए, वो जो कतार अंदर कतार मुसीबतें थी, हत्ता कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो ख़त लिख रहे हैं, ECP कह रहा है जी नहीं हो रहा, सेनेट ये कह रही है कि जी 3 महीने की ताख़ीर होगी। तो मैं तो अपने अवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ जीत गया। दूसरी बात कि इसमें ये जो आपके सवाल की तरफ आते हैं, लेकिन पहले ज़रा 2-3 बातें मैं बताना चाहता हूँ जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं एक तज्ज़ियाकार के तौर पे। उसमें मैं, और ये 92 की जो हमारी नशरियात पिछले 6 दिन से हम इधर मैराथन, ज़बरदस्त मैराथन, दाद देती हूं मैं आप सबको। और उसमें आपको ये भी बताऊँगा कि ये नहीं कि मैं 92 से मैं उस टीम में शामिल था। मुझे ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर्स ने बताया कि नंबर 1 पे अगर आप नहीं है ना तो पहले 3 में आपकी ट्रांसमिशन आती है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये है कि 3-4 चीज़ें रामीन इसमें हमारे सामने बड़ी खुल के आई, जो कि जिसका तज़किरा जो है वो कोई TV चैनल नहीं कर रहा। सबसे पहली बात ये समझ में आई कि जितनी पार्टियों के जो आपके सरबराहान हैं ना, वो अगली दफ़ा ज़रा सोचें कि उनको वो इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना। अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए कि अगर सरदार जो हार जाए, मिसाल के तौर पे जमात इस्लामी का अगर सरदार हार गया तो उससे बड़ी यानी डीमोरलाइज सिचुएशन हो जाती है। दूसरा ये पता लगा बिलावल साहब को खास तौर पे देख के कि ज़रूरी नहीं कि किसी लीडर की उर्दू अच्छी हो, ज़रूरी नहीं कि उसको प्रोनंसिएशन, उसका तलफ़ुज़ अच्छा हो, लोग जज्बात देखते हैं। तीसरी बात ये पता लगी, जो कि पाकिस्तान की इलेक्शन की तारीख में पहली दफ़ा वो ये पता लगी कि अवाम ने आखिर ये फैसला कर लिया कि हमें घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, तब ही तब्दीली आएगी। चौथी बात,
वो जो नारा तब्दीली का पिछली एक हुकूमत ने लगाया था कि तब्दीली आ रही नहीं आ गई है, मेरे ख्याल में उसका जवाब मिला है इस वक्त। और ये जो आपने अपने इंट्रो में कहा है ना कि सबसे बड़ी सियासी जमात जो है वो मुस्लिम लीग नून है, मैं उस पर थोड़ा सा इतराज़ करूंगा। देखिए, आपने उसको जेल में डाल दिया, कानूनी कार्रवाइयाँ की, हिसाब किताब किया, लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट्स में ज़्यादा तादाद में इंडिपेंडेंट्स हैं वो पीटीआई के हैं, तो लिहाजा इसका फैसला करना कि जी कौन सी सियासी जमात जो है उसने अक्सरियत किसके पास है, तो मुझसे अगर आप पूछेंगी तो मैं कहूँगा ऑन पेपर तो आपको नज़र आ रही है मुस्लिम लीग नून, लेकिन दर हकीकत जो है वो पीटीआई है आपकी। अच्छा, हिमायत याफ्ता पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आगे नजर आ रहे हैं। राव खालिद साहब, आपको क्या लग रहा है? हमने देखा कि बड़ी जारहाना किस्म की एक कैंपेन चलाई जाती है पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग के खिलाफ, शेर को बिल्ली कहा जाता है, महंगाई लीग के ताने दिए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि बुजुर्ग सियासतदानों की सियासत को कंडेम किया गया बिलावल भुट्टो ने। लेकिन अगर अब, जैसे कि हमने कल देखा कि राब्ते हुए, शहबाज शरीफ साहब मिले हैं आसिफ अली जरदारी से, अब अगर पीपल्स पार्टी बैठ जाती है, हाइपोथेटिकली बात कर लें, नून लीग के साथ, तो क्या ये बिलावल भुट्टो के सियासी मुस्तकबिल पर कोई डेंट पड़ेगा, कोई फ़र्क पड़ेगा वोटर सपोर्टर में? देखिए, इस बात से तो शायद मुश्किल पड़े, लेकिन एक जो है, मैं बरसबील तज़किरा कह दूं, बिलावल साहब का आपने जिक्र कर दिया। एक पहलू तो है कि उन्होंने सिंध में जो परफॉर्मेंस दी है जी, वो उस सारी बातों की, उस सारे प्रोपेगेंडा की नफ़ी करती है कि सिंध में कुछ नहीं हुआ, 15 साल में तबाह बर्बाद कर दिया, उजाड़ दिया, और पता नहीं क्या क्या बातें हम सुनते थे उसके हवाले से। लेकिन जिस तरह से वोट पड़े हैं वहाँ पीपल्स पार्टी को, और जितनी बड़ी तादाद में पड़े हैं, यानी जीतने वाला कैंडिडेट अगर लाख ले रहा है तो हारने वाला 7,000 ले रहा है। जी बिल्कुल, जितना मार्जिन था, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो वहाँ पे था जिसकी वजह से लोगों ने वोट किया है। ओनली ऑप्शन तो वो नहीं थे, उन्होंने वोट किया, और सूबाई असम्बली में भी उन्होंने बहुत मैसिव, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बल्कि 2/3 मेजॉरिटी ऑलमोस्ट उनकी बन गई है उसके अंदर, तो वो है। लेकिन उसमें एक जो बात जो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं हुई इस सारे मैंडेट के ऊपर, जो एक धब्बा है वो है लाहौर पे जो उनको इलेक्शन लड़ने का जिसने भी मशवरा दिया, मेरा ख्याल है वो मिस कैलकुलेशन थी सीरियस किस्म की। वो वहाँ से उनका जो फुट होल्ड बनाने की पंजाब में कोशिश कर रहे थे, उसको थोड़ा धचका लगा है लाहौर की हद तक और सेंट्रल पंजाब की हद तक। साउथ पंजाब में उनकी परफॉर्मेंस फिर भी बेहतर रही है। अच्छा, तो जहाँ तक ये इत्तेहाद और ऑप्शन की बात है, एक चीज़ जहन में रखिएगा, जरदारी साहब की जो सियासी कारीगरी है ना, उसको आप नज़रअंदाज ना करें। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि जब बिलावल ये सारे इदारेबाजी कर रहे थे, मैंने उसको कहा था कि जरदारी साहब की मूव्स को नज़रअंदाज ना करें। वो बैकग्राउंड में रह के अपने लिए बेहतर से बेहतर ऑप्शन के लिए काम कर रहे होंगे। अच्छा, और लग रहा है कि वो कर रहे हैं। कल जो उनकी मुलाकात हुई है, सुनने में ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा वो उम्मीद अफसा नहीं थी नून के लिए ख़ास तौर पे। अच्छा, और अभी उन्होंने अपनी ऑप्शन पीपल्स पार्टी ने ओपन रखी हुई हैं। वो इस तरह से नहीं है कि अब नून आ गई तो हम मिलके चलो पंजाब आप ले ले तो ये हमें दे दे, उस तरह की तकसीम पे अभी वो नहीं पड़े। जरदारी साहब अपनी सारी ऑप्शन, सारे गुर आजमाएंगे। उसके बाद जब वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जब उनको पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून ही वाहिद एक ऑप्शन रह गई है, फिर शायद वो उस तरफ आएँ। अच्छा, अभी तक वो कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो इनके साथ आज़ाद जो एक हैं, जो पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद नहीं है, उन पे काम कर रहे हैं। और पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ादों पे काम नहीं कर रहे, बल्कि वो उसको एज ए जमात ले रहे हैं। उनकी अप्रोच जो है वो एज ए पार्टी है उसको, क्योंकि आप अगर उनके वज़ीर नासिर शाह साहब का बयान सुने तो उन्होंने कहा है कि जी कि हम जो पीटीआई के हमायत याफ्ता जितने उम्मीदवार हैं, हम उनको आज़ाद नहीं समझते, हम उनको एज ए जमात उसको समझते हैं, और हम उसी हवाले से ही बात करेंगे, गौहर खान साहब से करें या किसी भी करें, तो हम ये जहन में रख के बात करेंगे, हम उनको उस तरह के आज़ाद तस्वुर नहीं करेंगे। अलबत्ता उन्होंने कहा कि जो दूसरे आज़ाद हैं उनके साथ हम बात करेंगे। तो ये चीज़ें अगर आप सामने आप रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरे दस जरदारी साहब PDM2 के हक में हैं ना, उस तरफ वो अभी जाना चाह रहे हैं। अच्छा, वो अपनी सियासत इस तरह से करना चाह रहे हैं जिसमें उनको मैक्सिमम एडवांटेज हो। सिंध की हुकूमत उनकी बन गई, वो तो कहीं नहीं जाती, वो तो उनकी ही बननी है। इसी तरह से बलूचिस्तान में भी वो अक्सरियती जमात है इस वक्त,
तो वो साथ अपने JUI है या वहाँ पे शायद नून के साथ वो इत्तेहाद करके इल्हाक करके मकामी तौर पे मरकज़ी क़यादत के आशीर्वाद के बगैर भी वहाँ नून के साथ उनका इत्तेहाद हो सकता है। खालिद साहब, देखें जरदारी साहब क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं वो एक तरफ, लेकिन बैरिस्टर गौहर की जानिब से आज ये बयान आ चुका है कि हम पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ नहीं बैठेंगे, उनके साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे, तो फिर क्या यही ऑप्शन रह जाता है? एक चीज़ इसमें जो है, इससे पहले कि आप यानी साकिब की तरफ जाएं, जी जी, ये बड़ा ज़रूरी है देखना कि इस वक्त तक एज वी स्पीक ये बिल्कुल लाइव प्रोग्राम जा रहा है जी। जिस तरह से इस वक्त स्टूडियो में बैठे हैं वही आपको नज़र आ रहा है। इस वक्त तक अभी तक हमें पता नहीं चल सका कि किस पार्टी ने कितने वोट लिए, यानी कितनी सीटें ली हैं। पार्टी पोजीशन जो है वो अभी तक फ्लूइड है। तो जो भी सवाल आप इस वक्त आपके दिमाग में आ रहा है उसके जवाब को यानी बताने से पहले या उस पर बात करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है देखना कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं, जितनी बड़ी सियासी जमातों के लीडर्स हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि एक दफ़ा से हतमी तौर पे फैसला सामने आ जाए, क्योंकि ये सारे ज़िमनी सवालात बन जाते हैं। असल सवाल यानी रामीन ये है कि आपकी इस वक्त जो है वो मैं वाजे कर दूं, जो बलूचिस्तान की पार्टी पोजीशन है बिल्कुल क्लियर है। मरकज़ में 10 सीटें सिर्फ रह गई हैं, बल्कि 9 रह गई हैं अब। जी जी। तो तकरीबन पार्टी पोजीशन क्लियर है। हुकूमत साजी के लिए रिक्वायर्ड नंबर किस तरह बनेंगे, किससे मिलेंगे, तो क्या होगा, वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है सिचुएशन क्लियर होना ये बात है कि कौन किसके साथ जाएगा। जैसे आपने कहा, बैरिस्टर गौहर ने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है। जी जी जी, आगे चलिए। राव खालिद साहब से मैं कह रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी कुछ देर में नताइज का ऐलान कर भी देगा। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिजल्ट ही हैं ये मेरे रिजल्ट नहीं है। इलेक्शन कमीशन की फाइनल जो है ना, उनकी जो अपडेट हो रही है कि कितनी सीटों पे फाइनल रिजल्ट आ चुका है उनके पास। बिल्कुल। वो जो नोटिफिकेशन की स्टेज है वो बाद में आएगी। अभी तो ये फाइनल रिजल्ट की स्टेज है, वो इलेक्शन कमीशन ही दे रहा है और हम उसी के मुताबिक चल रहे हैं, अपनी तरफ से कोई उसका रिजल्ट नहीं दे रहे। तो सूबाई असम्बलियों की सीटों के भी तकरीबन फाइनल हो चुके हैं। बलूचिस्तान का तो बिल्कुल क्लियर हो गया है, KP का भी क्लियर हो गया है, पंजाब के कोई चंद 1-2-4 मेरे ख्याल सीटें रहती हैं उनका है, मरकज़ की 9 रहती हैं। तो जो जिन पार्टियों की मैक्सिमम वोट है, पीपल्स पार्टी, नून और आज़ाद, जो हमायत याफ्ता आज़ाद हैं, वो क्लियर हैं उनके नंबर्स, और उनके किस तरह से गेम बनेगी या किस तरह से वो करेंगे। जिस तरह MKM के 17 हैं, नून लीग के 73 है, पीपल्स पार्टी के 54 है। तो ये अगर इकट्ठे होते हैं, PDM की अगर हम बात करें, PDM बनाते हैं जी, तो ये बना सकते हैं गवर्नमेंट। रिजर्व सीट्स अभी आनी है इनकी, वो आएंगी तो ये, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं मिलनी, इसलिए इनको वो हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं बल्कि उससे डबल मिल जाना है इसमें। ये जो तो वो ये 180-185 के करीब चले जाएंगे ये मिला के। तो वो एक उनकी पोजीशन इस तरह बन रही है अगर ये इकट्ठे होते हैं। लेकिन अगर बैरिस्टर गौहर साहब उनके साथ नहीं भी जा रहे तो कम से कम वो उनके साथ आ सकते हैं। अगर गवर्नमेंट PTI की बन रही है, क्योंकि उन्होंने ये दावा भी साथ किया, अगर आप ये देखें तो उन्होंने ये दावा भी किया है कि हम पंजाब, KP और मरकज में हुकूमत बना सकते हैं। तो वो किस बुनियाद पे कर रहे हैं? बिल्कुल जी, किस अगर इनमें से किसी को साथ नहीं मिलाएंगे, या चले हम कहते हैं जी वो अपनी कोलिशन में जाएंगे जिसमें वो 2018 में गए थे जी, तो कोई किसी ना किसी से तो बात करेंगे ना। वो सारे अपना गेम बोर्ड सब लड़ाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जरदारी साहब भी सामने आ रहा है कि शायद उसमें चले जाएं आजाद उम्मीदवार और फिर उनको भी रिजर्व मिल जाए। जी, PDM जो पहले का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो 16 महीने जिनकी हुकूमत चली, उस वक्त हालात कुछ और थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो सारे लोग जो ये समझ रहे हैं ना कि उसी किस्म की को PDM बनेगी, वो ये भूल रहे हैं कि 115-125 के करीब इस वक्त जो सीटें लेके आए हैं आज़ाद उम्मीदवार, उनका होना उसमें बड़ा ज़रूरी है। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा हुआ, स्टर्लिंग क्वेश्चन, कि क्या उस PDM 2 जिसका कि कौमी हुकूमत या मखलूत हुकूमत का बन रहा है, उसमें ये PTI बैक्ड और PTI सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट्स हैं ये बीच में आएंगे कि नहीं? नंबर 1, आएंगे तो किस सूरत में आएंगे, और क्या वो ये मान जाएंगे कि उनकी अक्सरियत उनकी है और प्राइम मिनिस्टर किसी और जमात का हो? ये बड़े मुश्किल सवालात, बड़े मुश्किल सवालात है, बड़ी मुश्किल कैलकुलेशंस हैं जो कि अभी चल रही हैं। साकिब आप बताएं, कल तो एक जुमला सिर्फ ऐड कर दूं, साकिब से भी जरा कुछ डिटेल्स, एक जुमला ऐड कर दूं। PDM इत्तेहाद बनाना, हुकूमत बनाना एक अमल रहेगा,
लेकिन उसका फोकस अगर ये होगा कि हुकूमत चलाना किस तरह है, फिर मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर हो जाएगी सूरत। ठीक हो गया। साकिब, कल तो हमने देखा कि लाहौर गहवारा बना हुआ था सियासत का, शहबाज शरीफ तो थे ही यहाँ पे, जरदारी साहब भी आ गए थे। आज खबरें ये आई कि इस्लामाबाद में नाश्ता वगैरह उन्होंने कोई किया है और फिर आज़ाद उम्मीदवारों से मुलाकातें हैं। तो वहाँ से क्या खबरें आ रही हैं? क्या आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से जो कि PTI के हिमायत याफ्ता हैं, कोई ग्रीन सिग्नल आया है अभी तक पीपल्स पार्टी के लिए? अभी तक जो PTI है वो इस हवाले से डिसाइड उन्होंने करना है, 1 या 2 दिन में ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी पार्टी की छतरी के नीचे उन्होंने जाना है। ठीक है। इससे पहले मैं एक फिगर आपको दे दूं कि ये जो इस वक्त तक आज़ाद जो जीते हैं वो 100 हैं, नून लीग के 73 हैं, पीपल्स पार्टी के 53 हैं और इसमें MKM के 17, JUI जो है उनके 3 हैं और काफ लीग के भी 3 हैं। ये तकरीबन 255 जो है उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, 265 टोटल हैं और 9 के रिजल्ट्स रहते हैं, एक रिजल्ट जो है वो रोक दिया गया है। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है क्योंकि पार्टी पोजीशन अभी तक हम उसमें हतमी राय इसलिए नहीं दे सकते। तकरीबन 20 हलकों में जो लाहौर या लाहौर हाई कोर्ट के लाहौर के हैं या लाहौर हाई कोर्ट के उसमें आते हैं, उनमें जो चैलेंज हो चुके हैं रिजल्ट्स, और वो बड़े मैच्योर लेवल पे चैलेंज हुए। इस दफा के जो चैलेंज हुए हैं ये थोड़ी सी डिफरेंट है। पहले ये होता था कि वोट जो पड़े हैं उनको गिनती करें, इस दफा वो ये कह रहे हैं कि हमें गिनती से मसला नहीं है। अच्छा। हमें मसला है, हमारे पास पूरे हलके के फॉर्म 45 है, उस फॉर्म 45 के मुताबिक हम 30,000 से जीत रहे हैं, आपने फॉर्म 47 जो निकाला है हम उससे 50,000 से हार रहे हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंट है। मेरा ये ख्याल है कि इतना बड़ा डिफरेंस जो है ये एक नया जो है वो महाज भी खड़ा कर सकता है। ये ऑलमोस्ट तकरीबन 25 से 30 हलके बनते हैं। इस्लामाबाद के 3 हलके हैं, पिंडी के कम से कम 3-4 हलके हैं, अटक के हैं, जेलम के हैं, चकवाल के हैं, लाहौर के हैं, जनूबी पंजाब और कराची के हैं। कराची में इतना बड़ा एहतजाज चल रहा है। तो इन 25 हलकों में अभी रिजल्ट्स जो है ऊपर नीचे होने हैं। अब सिर्फ इस्लामाबाद के 3 हलकों की मैं बात करूं तो तीनों के फॉर्म 45 सारे देख चुके हैं हम, पूरा मीडिया देख चुका है और उनके मुताबिक तीनों हलके PTI जीती हुई है 40,000 से। अब अगर बात की जाए कि ये एक वन साइडेड पिक्चर है, दूसरी साइड की पिक्चर के तारिक फजल चौधरी हैं, अंजम अकील खान हैं और तीसरे जो कैंडिडेट हैं जो जहां पे जीते हैं, वो उन तीनों कैंडिडेट्स ने 3 दिन हो गए हैं वो सामने नहीं आए। अच्छा। उन्होंने अपना वर्जन नहीं दिया, उन्होंने काउंटर वर्जन नहीं दिया अभी तक कि नहीं जी ये गलत कह रहे हैं, हमारे फॉर्म 45 हमारे पास है, हम उसके मुताबिक जीते हुए हैं। इसलिए 20-25 सीटें बड़ी एक कैलकुलेटेड मूव है, ये पूरा सिनेरियो तब्दील कर देगी। इस वक्त भी जो 100 आजाद हैं उनमें से जो मैंने चेक किया है तकरीबन 10 हैं या 11 हैं जो दूसरे हैं। इसके मुताबिक 89 आजाद जो हैं वो PTI से रिलेट कर रहे हैं। अच्छा। और 73 पे खड़ी है नून लीग और 9 अभी रिजल्ट्स आने हैं। तो 9 में अगर अब तकसीम कर लें, अगर 3-3, 4-4 भी, तो ये 76 हो जाएंगे, नून लीग के 56 हो जाएंगे, PTI के या पीपल्स पार्टी के 55 और ये जो 100 से 102, 103 हो सकते हैं। एक और चीज, ये 25 सीटें मेरा ख्याल में मजीद एक सिनेरियो ऐसा बना सकती हैं जो आइंदा 2 से 4 रोज में जो है उस सिचुएशन तब्दील भी हो सकती है। हम चारों एक ही बात कर रहे हैं, चारों एक ही बात कर रहे हैं कि मेन सिचुएशन इस वक्त जो नजर आ रही है, नंबर 1 पे है PTI सपोर्टेड। अब फिगर इधर उधर हो सकता है, नंबर 2 पे जो है वो आपकी नून लीग आती है, फिर आपकी पीपल्स पार्टी है, उसके बाद अदर्स। बिल्कुल। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मैं अभी आने से पहले एक इंटरव्यू सुन रहा था, ये थोड़ी देर पहले की बात है, और उन्होंने भी ये कहा कि हम जितने भी हमारे फैसले हैं हम इंतजार कर रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे ये सूरत हाल वाजे हो, इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा ऐलान हो, पार्टी पोजीशन सामने आए, उसके बाद बात करेंगे। और मेरा ख्याल है विजडम भी यही कहता है कि इतनी देर हो गई है। और ये जो आप यानी प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे ना कि यानी कितने दिन लग सकते हैं, देर सवेर हुई, RTS था, EMS था। देखिए दुनिया भर में इलेक्शन एक ऐसी चीज होती है जिसके बारे में कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी मैं, चूंकि अपनी मर्जी के नहीं होते। मैं हैरान होता हूं कि वहां धांधली क्यों होती है जहां पे आप हार जाते हैं।
वहां पे इलेक्शन क्यों फेयर एंड फ्री होते हैं जहां पे आप जीत जाते हैं? सही बात है। चलिए, जो अगर है रिजर्वेशंस तो चले गए ना, ये रिजर्वेशंस के लिए इसीलिए तो इदारे बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। और ये याद रहे कि 8 तारीख को तो हो गया, ये इलेक्शन हो गए, लेकिन ये इसका जो इसके है ना मंतकी नताइज, वो कुछ दिन हमें और इंतजार करना पड़ेगा। और वो जो सारे लोग जो जल्दी में इस वक्त चाह रहे हैं ना, और खासतौर पे वो लोग जिन्होंने स्पीचेस तैयार की हुई हैं, वो अपनी वो और अचकने तैयार की हुई हैं, उनके लिए गुजारिश है कि छुरी तले जरा दम लीजिए। बिल्कुल ठीक है, अभी कुछ दिनों में ये सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। चले जी, हम डिस्कशन के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। नाजरीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं माहिर कानून दान हैं, तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते रहे हैं मुख्तलिफ केसेस में, बैरिस्टर अली जफ़र साहब। सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो मुबारक हो, PTI के हिमायत याफ्ता अच्छे खासे आज़ाद उम्मीदवार जीत गए हैं, मैदान मार लिया उनकी जानिब से। मगर ये बताइए कि क्या अभी तक क़यादत की जानिब से कोई राबता हुआ है आप लोगों से? स्ट्रैटेजी क्या बनाई जा रही है? कहाँ शामिल होना है, या फिर एक अलग ग्रुप के शक्ल में ही एक हुकूमत साजी की तरफ जाएंगे? और आइनी तौर पर ऑप्शन क्या है इसमें? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, मुबारकबाद का। बहुत बहुत बड़ा अहम मैंडेट दिया है पब्लिक ने, उन्होंने अपना हक अदा कर दिया है, वोट कर दिया है और पार्लियामेंट और जमहूरियत के हक किया है। इसलिए अब पार्लियामेंटेरियंस का ये एक और पॉलिटिकल पार्टी का ये एक जिम्मेदारी है कि उस वोट का एहतराम करते हुए इस प्रोसेस को आगे लेके जाएं और हुकूमतें बनाएं। तो यकीनी तौर पे पहली प्रायोरिटी तो PTI की यही है कि तीनों असेंबलीज में अपनी हुकूमत बनाए। एक असेंबली तो बड़ी क्लियर है PTK की, वहाँ तो यकीनी तौर पे कोई इशू नहीं है, मेजॉरिटी पार्टी भी हम है और कोई अपोजिशन हार्डली है, तो वहाँ तो हुकूमत बड़ी जल्द बन जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। और जी ये है कि अगर हम जो हमारे मुताबिक जो वोट्स या कैंडिडेट जिनके वोट काउंट ठीक नहीं हुए और जो एक्चुअली विनिंग कैंडिडेट हैं, अगर तो वो टाइम पे वापस आ जाते हैं तो फिर तो हमारी वहाँ भी इसी तरह मेजॉरिटी हो जाएगी जिस तरह KPK में है, और हम बड़ी आसानी से अपनी हुकूमत बना लेंगे। लेकिन अगर उसमें ताख़ीर होती है, लीगल इश्यूज की वजह से देर होती है, तो फिर हमारे पास ये है कि या तो हम अपोजिशन में बैठें या हम किसी पार्टी को सपोर्ट करके हुकूमत बनाएं। बैरिस्टर साहब, मेरा नाम नजमुस साकिब है और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत आपको दिली मुबारकबाद हो। आपने बड़े नामसाद हालात में अपनी कैंपेन की और इस तरह की तो तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती, लेकिन जो आपको रिस्पांस मिला है वो भी तारीख़ी है। अब मेरे ख्याल में वो तमाम वोटर्स जिन्होंने उन तमाम इंडिपेंडेंट्स को वोट दिया है आपकी तहरीक इंसाफ के नाम पे, उनका ये हक बनता है कि आप उनका जो आपको कॉन्फिडेंस मिला है उसको वापस आप करें। और उस सिलसिले में सबसे ज़रूरी चीज़ ये नज़र आ रही है कि जितने भी इंडिपेंडेंट्स हैं इनको आप अपनी छतरी के नीचे कैसे रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर हम पिछला आपका देखें हिसाब किताब तहरीक इंसाफ का, तो वो तो किसी के साथ बैठते नहीं हैं। वो आप लोग तो कहते हैं जी हम किसी के साथ नहीं बैठेंगे, और आपकी इतनी तादाद नहीं है कि आप वफाक में हुकूमत बना सकें। तो ज़रा इन दो पहलुओं पे हमें और हमारे नाजरीन को ज़रा आगाही दीजिएगा। जी देखिए, सबसे पहले तो आपका सेकंड जो दूसरा सवाल का हिस्सा है उसका मैं जवाब देता हूँ, और वो ये है कि जितने लोग इस वक्त पार्लियामेंट में आए हैं डिस्प्यूटेड के अलावा, जो अपने अपने मैंडेट से आए हैं, जो जिन्होंने लोगों के वोट दिए हैं, उनका उतना ही हमें एहतराम करना है, इतनी इज्जत करनी है, चाहे वो जिस पोलिटिकल पार्टी से क्यों ना हो, जितनी कि हमारे कैंडिडेट की होनी चाहिए। ये असूल है बुनियादी, क्योंकि लोगों ने उनको अपना वोट के जरिए पेश किया है। इसलिए उनसे बात करना, उनसे गुफ्तगू करना ये तरीका है, और मेरा ख्याल है लाना पड़ेगा। और पहले भी था, लेकिन अब क्लियरली इसको
अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो मुज़ाकरात करना, बातचीत ख्याल है किसी किस्म की आपको शर्म नहीं होनी चाहिए। ये एक जमहूरी तरीका है जो हम अपनाएंगे। अब रहा आपका पहला सवाल कि हमें चूँकि वो हमारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट उनको कहा जाता है, आज़ाद कहा जाता है, और आज़ाद का मतलब ये लोग समझते हैं कि वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, तो उनको किस अम्ब्रेला के नीचे लेके आना है। तो उसका मेरी नज़र में बड़ा आसान तरीका ये है, और यही हम सोच रहे हैं कि हमारी PTI जो जमात है, जो रजिस्टर्ड जमात है, उसे सिंबल तो दिया गया था, लेकिन बड़े वाज़ेह तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि पार्टी एग्जिस्ट करती है, पार्टी को की रजिस्ट्रेशन को किसी किस्म को किसी ने नुकसान नहीं पहुँचाया। बैरिस्टर साहब, आप हमें ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, क्योंकि हमारे ख्याल में तो ये था कि खान साहब जो हैं वो किसी के साथ भी मिल के हुकूमत नहीं बनाएंगे। क्या आप ये कह रहे हैं और हम ये ठीक समझे हैं कि अगर कोई मखलूत हुकूमत बनती है, कौमी हुकूमत किस्म की हुकूमत सामने आती है, तो आप और आपके इंडिपेंडेंट्स जो हैं उसमें हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे, कोशिश करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की, और ये बड़ा अहम सवाल है नज़मुल साकिब साहब कि क्योंकि तहरीक इंसाफ हमेशा से इसी तरह का एक एटीट्यूड रहा है उनका कि हम इनसे बात नहीं करते। फिर एक ज़ाहिर चोर डाकू का नैरेटिव उन्होंने बनाया, तो अब अगर वो बैठने को तैयार हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि मुफाहिमत की बातें अब PTI भी कर रही है? मैं पहली दफ़ा ये सुन रहा हूँ एक ज़िम्मेदार शख्स जो है वो यानी PTI से कि अगर हुकूमत बनती है तो हम बीच में शामिल होंगे। अच्छा, ये मेरे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, देखिए अकेली सोलो फ्लाइट जो है ना, वो हमने दुनिया में कहीं भी किसी ने चलाने की कोशिश की है, वो फाशिज्म की तरफ जाती है। वो उसमें स्टालिन याद आता है, हिटलर याद आता है, मुसोलिनी याद आता है। ये मिलजुल के करने वाली बात है। असल चीज़ ये है कि आपने पाकिस्तान को अगर सामने रखना है, और तमाम पार्टियां यही कहती हैं कि जी हमें अवाम की इतनी कदर है, हम पाकिस्तान को मुस्तकबिल चाहते हैं, मुआशी तरक्की वगैरह वगैरह, अगर तो ये तो फिर उसमें ज़ाती अना नहीं होनी चाहिए। अब ये देखने की बात है कि ज़ाती अना रहती है, वो जीतती है कि मुल्क का जो मजमूई आपका मफाद है, अगर वो सामने है ना, तो कुर्सियां तो एक जैसी होती हैं, आदमी इधर बैठ जाए। सही बात है, आप किस नीयत से कर रहे हैं, हुकूमत ये डिपेंड करता है। राव खालिद साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी अभी बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की, आपको क्या हिंट मिली है उनकी गुफ्तगू से? क्या वो भी मुफाहिमत का रास्ता अपनाने जा रही है PTI फाइनली, लॉन्ग अवेटेड? मैंने भी यही बात की थी और मेरी बात पे यकीन नहीं किया गया। जी राव खालिद साहब, आप कमेंट कर दीजिए अपना, फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ज्वाइन कर चुके हैं, हमने दोबारा से उनकी तरफ चलते हैं। तरीकाकार सारा बनना है। जी मैं कह रहा था कि मैंने भी यही बात की थी और मेरी बात पे यकीन नहीं किया गया कि PTI जो है वो ऑप्शंस उसकी ओपन है और वो करना चाहती है, वो करेगी भी। तो अली ज़फ़र साहब ने उसको ज़्यादा थोड़ा सा मज़ीद वाज़े कर दिया, तो वो यकीनन करना चाह रहे, क्योंकि मुझे ये आइडिया इस बात से हुआ कि जिस वक्त नासिर शाह साहब का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हम उनको आज़ाद तस्वुर नहीं करते, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये अगर ये बात कर रहे हैं कि हम उनको आज़ाद तस्वुर नहीं करते, तो इसका मतलब है उसको एज ए पार्टी कंसीडर कर रहे हैं, और ये एक हीलिंग टच जिसको हम कह रहे हैं ना, बार बार हीलिंग टच होना चाहिए, तो ये एक हीलिंग टच है कि उनको एज पार्टी के तौर पे रिकग्नाइज किया जाए। वो उस मूव का रास्ता भी ब्लॉक करता है जो लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि हम 25-30 खींच लेंगे, हम इतने खींच लेंगे। जो खबरें चलवा रहे हैं कि 30% इनमें से वो नहीं है जो PTI के हमायत याफ्ता हैं, इस किस्म की बातें हो रही है। हालांकि कोई अभी साकिब बशीर से मेरी बात हो रही है, 10 या 11 शायद हैं, वो कंफर्म भी करेंगे कि जो आज वाकई आज़ाद है, बाकी तो सारे इनके लोग हैं। अली ज़फ़र साहब की तरफ दोबारा चलते हैं, हम इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, आपकी तरफ वापस आते हैं। साहब, अली ज़फ़र साहब, आप ये जरा वाज़े कर दीजिए प्लीज एक दफा फिर से कि अगर आप साथ बैठने की बात कर रहे हैं तो क्या उसमें भी कोई शराइत हैं कि ये पार्टी होनी चाहिए, ये पार्टी नहीं होनी चाहिए, या फिर आप किसी के साथ भी कोई भी ख्वाह वो नून लीग की क्यों ना हुकूमत बना रही है और अगर आपको साथ में बैठने का मौका मिलता है तो आप हुकूमत में बैठेंगे? नहीं, देखिए अभी ये बहुत कबल अज़ वक्त है ऐसी बात करना, लेकिन एक चीज वाज़ेह है और वो ये है कि PMLN तो आपकी कॉम्पिटिटर है ना, वो तो कम्पीट कर रहे हैं आपसे, तो उनके साथ तो बैठना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर दो सबसे बड़ी जमातें इकट्ठे बैठ जाएं तो फिर जमहूरियत किधर रही? फिर तो एक तरह डिक्टेटरशिप होगी कि दोनों जमातें बैठ के
जो मर्जी फैसला करते रहें, और इस तरह तो लोगों का मैंडेट भी नहीं, लोगों ने बड़ा क्लियर कट मैंडेट दिया है। तो कौन सी पार्टियां आपके लिए काबिल कबूल हैं, ये बता दीजिए। नहीं देखें, इस वक्त जो पोजीशन लगती है, जो अगर आप नंबर गेम देखें तो आपको नजर आता है कि जो भी बड़ी पार्टीज हैं जो जिनको मेजॉरिटी मिली है, उनको किसी छोटी पार्टी या छोटी पार्टी के साथ बैठ के हुकूमत बनानी पड़ेगी, वरना वो अपोजिशन में होंगी। अगर आपको ये सारे इंडिपेंडेंट्स हैं, आपकी छतरी के नीचे रहते हैं, वो उस तरह करते हैं, लेकिन जब 2-3 दिन में हमें पता लगा है कि आपको कोई फैसला करना है, तो क्या वो कानूनी हिचीज़ आपने दूर कर ली हैं जो कि पार्लियामेंट में आपके बैठने की बहैसियत एक जमात के, उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन का क्या ये हिसाब किताब है इस वक्त आपके सामने? किस तरीके से तहरीक इंसाफ बहैसियत तहरीक इंसाफ के बैठ सकेगी इतनी सारी मुसीबतों के दरमियान? देखिए, जहाँ तक तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ताल्लुक है, आपको याद होगा कि हमने शुरू कर दिया था प्रोसेस इसका, और 5 फरवरी को ये इलेक्शन थे इंट्रा पार्टी, लेकिन फिर वो हमारा दफ्तर सील कर दिया गया और कैंडिडेट को ये शक हो गया कि उनको पकड़ा जाएगा जब वो वोटिंग के लिए आएंगे, तो इसको पोस्टपोन कर दिया गया। इसका प्रोसेस आज दोबारा से शुरू हो रहा है और कल से वो एक प्रोसेस में आ जाएगा, तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन इंशाल्लाह बड़ी जल्द हो जाएंगे। लेकिन जो जहाँ तक है, जो क्या है कि कैंडिडेट्स हैं जो जिनको आज़ाद कहा जाता है, वो एक पार्लियामेंट्री पार्टी बना सकते हैं, वो पार्लियामेंट्री ग्रुप बनाएंगे। आपको याद होगा मेरा जो केस मैंने किया था एंटी डिफेक्शन केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया था डिफेक्शन के बारे में, आर्टिकल 60A के बारे में। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत कर दी थी कि एक चीज होती है पार्टी जो पार्लियामेंट के बाहर है और एक होता है पार्टी जो पार्लियामेंट के अंदर है। पार्लियामेंट के अंदर जो है उसको पार्लियामेंट कहा जाता है और जो बाहर है उसको एक सियासी जमात है जो रजिस्टर्ड है। तो जब मेंबर एक रजिस्टर्ड जमात के पार्लियामेंट में आ जाए तो वो एक पार्लियामेंट्री पार्टी बनती है और उस पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड जो होता है जो पार्टी का पार्लियामेंट्री हेड है और वही फिर उसको चलाता है। ये पार्लियामेंट्री पार्टी का और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक हिसाब किताब है जो हमारी जमहूरियत में लिखा है। यानी अली जफर साहब, किसी और जमात के साथ मिलने से बेहतर आप यही समझ रहे हैं कि ये कानूनी सकम दूर करके अपनी ही पार्टी को बहाल किया जाए किसी तरीके से, राइट? जी, ये ऑप्शन 1 ठीक है। साकिब बशीर भी है हमारे कोर्ट रिपोर्टर, वो भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। जी साहब। अली जफर साहब, मेरा सवाल ये है कि इलेक्शन से तकरीबन 3 रोज़ कबल जो खान साहब हैं वहाँ से हमने उनसे पूछा, मुस्लिम लीग नून के साथ तो बिल्कुल किसी सूरत भी वो बात भी करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जो पीपल्स पार्टी है आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से भी उन्होंने बल्कि ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि वो क़यामत का दिन होगा जिस दिन हम इस तरह बैठ जाएंगे। तो अगर नून लीग के साथ भी नहीं बैठते, पीपल्स पार्टी के साथ, फिर गवर्नमेंट में बनाने का तो सोच भी नहीं सकते। तो आपकी आज जो क़यादत है मिली भी है जेल में, तो आपको क्या लगा है कि कोई हिंट है? क्योंकि अगर ऐसी सूरत बनी तो पीपल्स पार्टी के साथ तो कम से कम आपको बैठना ही पड़ेगा हुकूमत बनाने के लिए मरकज़ में। जी बिल्कुल, आप जो देख रहे हैं, जो फिगर्स जो देख रहे हैं, इसमें आप फिगर्स की अगर बात करें तो उसमें तो यही आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हमें ओपन रखना चाहिए। आज मेरी मुलाकात होनी थी इमरान खान साहब से, मैं अदालत से इजाज़त लेके पटियाला जेल गया था, इसीलिए अभी वापसी पे आ रहा हूँ। तो आपको ये कंफ्यूजन, ये प्रॉब्लम हो रहा है हमारी कनेक्शन में, लेकिन मैं वहाँ से मिलने की कोशिश की थी, वो आखिरी मिनट पे मेरी मुलाकात को रोक दिया गया किसी वजह से और कहा गया कि नहीं, आप नहीं मिल सकते, वरना ये सारी जो फाइनल फैसले थे वो आज उनके ऊपर मुशावरत से फिर होना था, लेकिन बहरहाल वो नहीं हो सका। तो हमें से वहाँ से मिल गई है फीडबैक और इसके ऊपर हमारी आज रात एक मीटिंग भी हो रही है 9 बजे, जिसके बाद फिर हम मज़ीद इस पे फैसले करेंगे। साहब, एक छोटा सा जनरल सवाल आपसे कर ले। माशाल्लाह, अली जफर साहब, राव खालिद बोल रहा हूँ। मैं एक सवाल करना चाह रहा था आपसे, पर्टिकुलरली उस हवाले से कि आपने चैलेंज किया है तकरीबन 25 सीट्स के हवाले उनको रिजल्ट्स को,
तो उसमें आपकी कानूनी मसाइल उसमें किस किस्म के हैं और आपको कितने कामयाबी के इम्कान नज़र आते हैं? देखिए, मैंने एक्चुअली बल्कि 25 से भी ज़्यादा मैंने फॉर्म 45 देखे हैं। अब फॉर्म 45 होते हैं जो आपको पता है, मालूम है कि हर पोलिंग स्टेशन पे एक फॉर्म दिया जाता है कि आपके इस स्टेशन से ये आपके वोट हैं हर कैंडिडेट के। ये फॉर्म 45 इलेक्शन एक्ट के तहत बड़ी एक सेंटिक और बड़ी अहम चीज होती है। सारे फॉर्म 45 इकट्ठे करके फिर फाइनल रिजल्ट बनाया जाता है और उसको फॉर्म 47 कहते हैं। तो जब आपके पास फॉर्म 45 हो इतने सारे और वो ऑथेंटिकेटेड हो, तो फिर फॉर्म 47 में अगर गलती हो तो अदालतें या इलेक्शन कमीशन खुद उस फाइनल फिगर को दुरुस्त कर सकती है। तो अगर तो आप सिंपल कानून के मुताबिक चलें तो फिर तो ये बड़ी जल्द इसका फैसला किया जा सकता है। फॉर्म 45 को आप देखें, इनको ऐड करें और फिर फॉर्म 47 को दुरुस्त कर लें। ये अगर हो जाता है तो फिर तो काफी जल्दी इसका इन मामला का फैसला भी हो सकता है और ये सोल्यूशन भी हो सकती है। जो इलेक्शन में एक अभाम पैदा हुआ है वो भी हो सकता है। जी नजूर साहब, एक जनरल सा सवाल आपसे करना आपके है। ख्याल में फॉर्म 47 की कंपाइलेशन जो है वो प्रोसेस उसका लीगल हुआ है, ठीक हुआ है? मेरी नजर में दुरुस्त नहीं हुआ काफी जगह पे, और उसकी वजह यह है कि वो एक तो फॉर्म 45 को कैलकुलेशन गलत है और दूसरा जो फॉर्म 47 भी जब तैयार होता है तो कैंडिडेट को इजाजत होती है कि कैंडिडेट भी उसमें शामिल हो जब वो देख रहा है फाइनल फॉर फॉर्म 47 की कार्रवाई या कंपाइलेशन। तो वो भी बहुत सारी जगहों पे उसको इस कानून को, इस रूल को नहीं फॉलो किया गया। आपने बैरिस्टर साहब ये कहा कि आपकी ऑप्शंस ओपन हैं और उसमें कुछ वजह शायद ये भी है कि आपने जिस तरह फरमाया कि आपकी मुलाकात अपने लीडर से नहीं हो सकी। देखना ये कि इन ऑप्शंस में एक तो हुकूमत बनाना है जिसके लिए आपको दूसरों के साथ बैठना पड़ेगा, एक ऑप्शन ऑपोजिशन में बैठने की भी है। क्या आप इस ऑप्शन पे भी गौर करेंगे कि अगर कभी ऐसी सूरत हाल डेवलप होती है कि आपकी एक पार्टी से तो आप बात नहीं कर रहे, दूसरी पार्टी मानती नहीं है, वो अपने उनके अज़ाइम हैं, तो क्या आपकी पार्टी, आपके इंडिपेंडेंट्स जो हैं एक मजबूत ऑपोजिशन बन के तो पार्लियामेंट में बैठेंगे कि नहीं? जी देखिए, इसका जो सेकंड ऑप्शन है, मैं जितना शुरू किया था मैंने, फिर मैं शायद कंप्लीट नहीं कर सका कि ये 3 ऑप्शन हैं। एक तो ऑप्शन है हुकूमत बनाना, दूसरी बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट ऑप्शन है कि हम ऑपोजिशन में बैठें, बिकॉज इतनी जबरदस्त ऑपोजिशन होगी अगर आपके पास 100+ नंबर है कि हुकूमत जो भी करेगा उसको बिल्कुल दूसरा हुकूमत करनी पड़ेगी। तो ये भी एक बड़ा फर्ज है हमारा कि हम उसको जमहूरियत को भी आगे बढ़ाएं और एक अच्छी ऑपोजिशन करें, और उस पर भी बड़ा चांसेस है कि हम ऑपोजिशन में बैठ जाएं। और तीसरी ऑप्शन ये भी है कि अगर जमहूरियत को हमने आगे बढ़ाना है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी को हम सपोर्ट कर दें, उसको ज्वाइन ना करें, ऑपोजिशन में बैठें, लेकिन ताकि वो हुकूमत आगे चला सके हम एक सपोर्ट कर दें इनिशियल स्टेज। ये भी हमारी तारीख में हुआ है पहले भी, और ये एक ऑप्शन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन आपने दी है कि आप अगर सपोर्ट करेंगे तो आगे लेजिस्लेशन में, बाकी चीज़ों में, प्राइम मिनिस्टर के लिए तो वोट कर देंगे, उसके बाद आगे पॉलिसी मेकिंग में, लेजिस्लेशन में किसका एजेंडा चलेगा, किसका मंशूर चलेगा? फिर ऑब्वियसली ऑपोजिशन फिर डिक्टेट करेगी हुकूमत को, और ये भी एक बड़ा आपने देखा है बहुत सारे ममालिक में ये होता रहा है। उस ऑप्शन को भी आप रूल आउट ना करें। एम ये होना चाहिए, जिसका मैंने शुरू किया था, एम ये होना चाहिए हमारा कि हमने जो लोगों ने जमहूरियत पे यकीन करके वोट किया है, हम ये जमहूरियत को और मजबूत करें और इसी से फिर आप इंस्टीट्यूशंस को भी कंट्रोल करें। एक आखिरी मेरी तरफ से छोटा सा सवाल ये ले लीजिएगा कि ये जितनी बातें भी आपने की हैं, आपने एक तो कुछ समय ब्रेकिंग न्यूज़ दी है 92 के लिए, जितनी भी बातें आपने की हैं, क्या हम ये समझें कि इस सब में खान साहब का और आपकी क़यादत का जो है वो अमल दखल है और आप मुशावरत करने के बाद ये सारा कुछ अनाउंस कर रहे हैं? देखिए, जो मैंने अनाउंस किया है यकीनी तौर पे वो उसमें मुशावरत शामिल है, लेकिन वो हतमी फैसले नहीं है अभी तक। जिस तरह मैंने कहा कि मेरी जो फाइनल जो मीटिंग होती है वो आज नहीं हो सकती, पता मैं आपको यकीनी तौर पे फाइनल फैसले करते, ये सारी ऑप्शंस हैं
और मेरा ख्याल है अगर आप इन ऑप्शंस को देखें और इन पे आप डिबेट करें, शायद आपको नजर आए कि ये वाकई वायबल ऑप्शन हो सकती हैं और होनी चाहिए और इन पे काम होना चाहिए ताकि हम मुल्क को मजबूत करें। ठीक है अली जफर साहब, इन इलेक्शंस की ट्रांसपेरेंसी से आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। और उसकी वजह ये है कि आप ये देखें कि जब से हमारा शुरू हुआ हमें सिंबल ले लिया गया, हमें सिलेक्टिंग नहीं करने दी, लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई, हमारे लीडरशिप अरेस्ट हो गए, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने इतनी ज्यादा वोटिंग की, ओवरवेलमिंग मैंडेट दिया कि वो उसमें फिर वो जितने सारे प्रॉब्लम थे और जो इलेक्शन की जो क्रिएट की गए थे जितनी हर्डल्स, तो सारे लोगों ने खुद ही पार कर दिए। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, हमारे तमाम गेस्ट को दीजिए इजाज़त, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।